हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां अपन पढ़ रहे थे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 का पार्ट 2 साइज़ रिडक्शन। जहां अपन ने इसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जहां मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, मैकेनिज़्म एंड लॉ गवर्निंग साइज़ रिडक्शन। एंड अब जो अपना टॉपिक बचता है वो है इक्विपमेंट यूज़ फॉर साइज़ रिडक्शन। तो देखो यार, इसके अंदर है ना ओवरऑल 4 इक्विपमेंट्स अपन को पढ़ने होते हैं जो कि साइज़ रिडक्शन के अंदर यूज़फुल हैं, जैसे कि हैमर मील हो गया, बॉल मील हो गया, एंड रनर मील और एज मील। तो ये कुछ 4 इक्विपमेंट्स हैं एंड इस वाली वीडियो के अंदर अपन हैमर मील को कवर करेंगे एंड आने वाली जो अगली 2 वीडियोज़ होगी उसके अंदर बाकी सारे इक्विपमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। तो यार देखो, अगर तुमने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो तुम जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी भी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अगर देख लिए तो चलिए ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार देखिए, इक्विपमेंट यूज़ फॉर साइज़ रिडक्शन के इंट्रो में क्या लिखा है, तो इसको अपन समझते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि साइज़ रिडक्शन के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल है, ठीक है, उसको अपन उसके स्मॉलर पीसेज में तोड़ते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब अपन उसके अंदर उसको कोई एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एनर्जी या फिर इसको किस वे में तोड़ा जा रहा है, ठीक है, किसकी मदद से तोड़ा जा रहा है, वो होता है इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट को यूज़ में लेकर अपन पार्टिकल को उसके स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। अब एक इक्विपमेंट कितना अच्छा हो सकता है, एक इक्विपमेंट की जो कह सकते हैं कि काम करने की क्षमता है वो डिपेंड करती है वो कितना एफिशिएंटली एनर्जी को ऐड ऑन कर सकता है किसी भी पार्टिकल के अंदर, ठीक है, कितना एफिशिएंटली वो किसी भी पार्टिकल में एक एनर्जी को ऐड कर सकता है जिसकी मदद से वो पार्टिकल अपने स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। तो उसे अपन अच्छा इक्विपमेंट मानेंगे या फिर बेस्ट इक्विपमेंट मानेंगे। हर इक्विपमेंट का अपना एक मैकेनिज़्म होता है एंड हर इक्विपमेंट सेम नहीं होता, कोई डिफरेंट मैकेनिज़्म से काम कर सकता है, किसी का शेप और साइज़ डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ अपन टोटल 4 टाइप्स के इक्विपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, एक है हैमर मील और एक इसी से मिलता जुलता है बॉल मील और एक है एज मील और एक है एंड रनर मील। तो ये टोटल 4 इक्विपमेंट्स अपन के सिलेबस में हैं। एंड मैं जैसे देखो, तुम्हें बहुत कहते हैं ना, साफ बात बताऊँ तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो बॉल मील इकलौता ऐसा इक्विपमेंट है जो पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लेना, हर टाइम जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, जो मेन एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें पूछा गया है। हैमर मील के नियरली अराउंड 60% चांस है आने के, और ये दोनों के तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझ लो कि 10% या फिर 5% चांस है, 5 to 10% चांस है, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत कम पूछे जाते हैं। बॉल मील तो ऐसा समझ लो यार 80 to 90% चांस है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको तो बाय हार्ट लर्न कर लेना। एंड हैमर मील को भी तुम छोड़ नहीं सकते, देखो छोड़ तो तुम किसी को भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, क्या पता तुम बॉल मील करके गए मेरी बात सुन के और तुम्हारी किस्मत फूटी निकली और एज मील और एंड रनर मील आ गया, ठीक है। या फिर तुम बॉल और हैमर करके चले गए, ये 2 आ गए, ये 2 करके चले गए, बॉल भी करके चले गए कि तीनों कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं तो हैमर आ गया। तो आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी दे देता हूँ कि जो भी बच्चा इसको एकदम एंड टाइम पर देख रहा है कि यार उसका सेमेस्टर आ ही गया है, एंड सेमेस्टर जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो आ ही गया है ना, वो सब एक साथ नहीं कर पा रहा है या जो भी है, तो उस केस के अंदर वो इस 2 को कर ले, ठीक है, और इस 2 को छोड़ दे। ऐसे में छोड़ने का किसी को नहीं कहूँगा, ठीक है, किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, सारा ही पढ़ो। बट एकदम अब तुमसे हो ही नहीं रहा है कुछ भी, तो तुम ये दोनों छोड़ सकते हो और ये दोनों पढ़ लो। और अगर एकदम फाइनली है कि अब तुमने कल ही एग्जामिनेशन है और एक रात पहले है कोई ऐसा बच्चा आया है इस वीडियो पे, तो फिर यार तुम हैमर मील को भी 1 मिनट के लिए नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बॉल मील को नेगलेक्ट मत करना। ये 80 to 90% चांस होता है कि यही पूछता है एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल मील, ठीक है। तो ओवरऑल बता दिया, अब मेरी मानो तो सारा ही करके जाना। तो चलिए अपन वापस से चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हाँ, तो मैं जैसे तुमको बता रहा था कि इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली एनर्जी को डालते हैं किसी भी पार्टिकल के अंदर, और फिर उस एनर्जी की मदद से ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रो पढ़ते हैं। तो इसके इंट्रो में क्या लिखा है ये देखिए, एज वी नो साइज रिडक्शन रिक्वायर्स एडिंग एनर्जी, ठीक है।
टू अ मटीरियल टू मेक लार्ज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर वंस। अब देखो यहाँ टू मेक नहीं होना चाहिए, टू कन्वर्ट होना चाहिए, तो इस चीज़ को चेंज कर लीजिएगा कि टू एडिंग एनर्जी टू मटीरियल टू कन्वर्ट लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। एंड फिर इसके आगे पढ़ते हैं अपन। तो इसके आगे लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल एंड ईच हैज़ इट्स ओन मैकेनिज़्म। जैसा मैंने बताया था कि हर इक्विपमेंट का अपना खुद का एक मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, ऑफ रिडक्शन। तो जैसे हर कोई सेम नहीं होता, तो वैसे ही हर किसी का एक अलग अलग तरीका है। अगर ह्यूमंस में बात करूँ तो हर किसी का अपना सोचने का तरीका है, अपना बोलने का तरीका है। वैसे इक्विपमेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट मैकेनिज़्म है, ठीक है, कोई सेम प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता। तो मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन, द राइट इक्विपमेंट फॉर द टास्क इज़ द वन दैट कैन ऐड एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली फॉर द एप्लीकेशन। तो राइट इक्विपमेंट कौन होता है, जैसे मैंने बताया कि सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट या सबसे राइट अगर इक्विपमेंट कोई है वो वही है जो बहुत एफिशिएंटली, ठीक है, एनर्जी को ऐड कर रहा है फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। तो यार ये दो बात हो गई इक्विपमेंट से रिलेटेड, इसका इंट्रो था ये वैसे। एंड इसके बाद आता है ये वाला पॉइंट जिसमें दीज इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ठीक है। तो यार देखो ये ओवरऑल है ना 3 क्लास में डिवाइडेड होते हैं। इक्विपमेंट्स जो होते हैं ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। तो पहली क्लास जो होती है ना, ये 1 मान लो, ये 2, ये 3, ठीक है। तो जो पहली क्लास होती है ना वो होती है इम्पैक्ट की, ठीक है, नहीं सॉरी प्रेशर की, कि यहाँ पे अगर इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन की मदद से। अगर जैसे कि मान लो इधर कोई पार्टिकल को तोड़ना है तो अपन प्रेशर की मदद से तोड़ेंगे। तो जो भी इक्विपमेंट इस प्रेशर का यूज़ कर रहा है उसको अपन क्लास 1 में डालते हैं, ठीक है। और सेकंड क्लास होती है ब्लो या इम्पैक्ट की, ब्लो और इम्पैक्ट, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट इम्पैक्ट का यूज़ कर रहा है, इम्पैक्ट जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि हैमर जो होता है, हैमर मिल भी एक तरह का जो है वो इम्पैक्ट का ही एग्जाम्पल है। तो आज जो अपन हैमर मिल पढ़ रहे हैं तो वो क्लास 2 में जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास 2 का एग्जाम्पल है। और जो थर्ड क्लास होती है, ये फर्स्ट में प्रेशर हो गया, ब्लो और इम्पैक्ट हो गया, और जो थर्ड होती है उसके अंदर आ जाती है शेयर फोर्सेस, शेयरिंग फोर्स, जैसे कि ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है, ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया। ये सब जो भी मतलब इक्विपमेंट्स ग्राइंडिंग और कटिंग का यूज़ करके पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वो आ जाते हैं क्लास 3 के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल यही था। तो देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार। द रिडक्शन इज़ इफेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जैसा मैंने बताया क्लास 1 जो है उसमें प्रेशर आएगा। क्लास 2 है द रिडक्शन इज़ इफेक्टेड बाय, देखो ये लाइन सेम है सब में कि रिडक्शन इज़ इफेक्टेड बाय ब्लो और इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें प्रेशर था, इसमें ब्लो और इम्पैक्ट है। और यहाँ पे देखिए द रिडक्शन इज़ इफेक्टेड बाय शेयरिंग फोर्सेस लाइक बाय ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इधर शेयरिंग फोर्सेस लगती है क्लास 3 में, 2 में, और फिर ये 1 में प्रेशर, 2 में इम्पैक्ट, और ऐसे। तो यार अब देखो ये है ना चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर साइज रिडक्शन। अब मैं चाहता तो मैं हैमर मिल डायरेक्ट स्टार्ट करवा सकता था, बट मैंने ये सब तुम्हें पहले क्यों बताया? अभी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर तुम्हारे पेपर के अंदर बॉल मिल पूछा जा रहा है तो वो कभी भी 5 नंबर में नहीं आएगा, वो 10 नंबर में आएगा। चाहे बॉल मिल ले लो, चाहे हैमर मिल ले लो। और एग्जामिनर कभी ऐसे भी कर सकता है कि तुमसे 10 नंबर में बॉल मिल पूछ लिया, 5 नंबर में हैमर मिल पूछ लिया, इस टाइप से मतलब कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है। तो उस वे में तुम क्या करोगे ना, जब भी स्टार्ट करोगे अपना एग्ज़ाम लिखने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका, तो उसमें सबसे पहले है ना तुम ये सब लाइंस ऐड ऑन करना कि एज वी नो साइज रिडक्शन रिक्वायर्स एडिंग एनर्जी टू मटेरियल टू कन्वर्ट, और फिर ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, फिर ऐसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, एंड देन उसके बाद जाके बॉल मिल या हैमर मिल जो भी पूछा गया है वो स्टार्ट करना। देखो उससे होगा क्या ना कि तुम्हारे पेपर्स बढ़ेंगे, ठीक है, पेजेस बढ़ेंगे, एंड एकदम जैसे एक नॉर्मल बच्चा अगर कोई भी एग्जामिनेशन में बैठा होगा जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, वो क्या करेगा, जैसे ही बॉल मिल पूछा एग्ज़ाम में देखा उसने, वो रट के गया बॉल मिल, अब स्टार्ट कर देगा कि बॉल मिल ये होता है, बॉल मिल वो होता है, बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन, बॉल मिल की वर्किंग, और एक डायग्राम भी बना देगा चलो बॉल मिल का, और बॉल मिल के यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ख़त्म।
अब ये सब मिला के मान लो उसके 3 पेजेस भी भर गए, तो वो तो खुश हो गया कि यार बॉल मिल के बारे में तो मैंने लिख दिया। लेकिन तुम्हें एक एडवांटेज है, तुम 4 या फिर 5 पेजेस भर पाओगे सिर्फ एक इतनी से एक्स्ट्रा थोड़ा सा लर्न करने के थ्रू, ठीक है। तो तुम्हारे पास कंटेंट है और कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता अगर तुम ये सब भी लिख के आ रहे हो तो, क्योंकि ये सब भी इसके अंदर ऐड ऑन होने लायक है, ठीक है। तो यार देखो ओवरऑल इंट्रो तो हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है हैमर मील। तो चलिए फिर अपन हैमर मील से अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखो हैमर मील में क्या लिख रखा है कि हैमर मील इज़ एन एसेंशियल मशीन इन द फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यार बताया कि ये जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये कुछ कुछ जो कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी एसेंशियली वर्क करते हैं। तो वैसे हैमर मील का यहाँ लिख रखा है कि एक एसेंशियल मशीन है जो कि फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज टू क्रश, ग्राइंड एंड रिड्यूस द मटेरियल टू सूटेबल साइजेस। तो वही बात है यार जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि एक साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट है, तो दिखती बात है क्रश, ग्राइंड और रिड्यूस ही करेगा मटेरियल को सूटेबल साइजेस में। तो अब इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन रोटर एंड अ स्टेशनरी शाफ्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए मुझे तुम्हें डायग्राम बताना पड़ेगा। तो देखिए ये है इसका डायग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है ना, ये जो है, ये जो बीच में वाइट एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये है शाफ्ट, ठीक है। तो ये है ना स्टेशनरी शाफ्ट है, ठीक है, जिसके बीच में है ना ये उसका उसी का एक पार्ट है जो मोटर से चलता है, ठीक है। तो ये है स्टेशनरी शाफ्ट पूरा, और इसके बाहर ही केजिंग हो रखी है, ठीक है, जो लाइंस वाली केजिंग है, और इसके ऊपर हैमर्स लगे हुए हैं, ये हैमर्स हैं, ठीक है, जो लाइन है ये हैमर्स है। तो अब देखो वो लाइन वापस पढ़ो और फिर ये डायग्राम देखो। तो ये लाइन में प्रिंसिपल में लिखा है इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था उसमें मैंने तुम्हें कौन सी क्लास के अंदर इम्पैक्ट बताया था, वो क्लास सेकंड थी, ठीक है। तो हैमर मील जो है वो क्लास सेकंड के अंदर क्लास सेकंड का एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो क्लास सेकंड से बिलोंग करता है। और इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन रोटर एंड अ स्टेशनरी शाफ्ट, ठीक है। तो एक रोटर के ऊपर ये माउंटेड है, जैसे कि अब इस डायग्राम में वापस देखिए, एक रोटर, ये जो रोटर है, ठीक है, जो मोटर से चलता है रोटर, तो ये इसके ऊपर ये माउंटेड है, ठीक है, ये हैमर विथ अ स्टेशनरी शाफ्ट, ठीक है। इस डायग्राम पे भी वापस आएंगे अच्छे से। तो ये हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ओवरऑल यही कहता है कि यार देखो जो हैमर मील है ये जो है ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। किसी भी बड़े पार्टिकल को या किसी को इन हैमर्स के बीच में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो जो बहुत रैपिडली मूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, एंड वो फिर क्या है ना कोई भी बड़े पार्टिकल को तोड़ देते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि मोटर वहाँ पे लगी हुई होती है इस रोटर के अंदर जो कि उसको सर्कुलर मोशन में घुमाती रहती है काफ़ी हाई वेलोसिटी के ऊपर, और स्टेशनरी शाफ्ट जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल मैंने तुम्हें समझा दिया, प्रिंसिपल ये है, तो उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं अब इसके। तो कंस्ट्रक्शन इसका ये कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील केजिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ते जाओ और डायग्राम के अंदर देखते जाओ, ठीक है। पहला क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील केजिंग इन विच अ सेंट्रल शाफ्ट इज एनक्लोज्ड, ठीक है। अब स्टील केजिंग क्या है, देखो इस डायग्राम को वापस दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर नोटिस करो, ये जो बाहर ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको अपन स्टील केजिंग कहते हैं, ठीक है। ये है स्टील केजिंग जिसके अंदर ये सेंट्रल शाफ्ट जो है वो एनक्लोज्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे रोटर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है इतना, जैसे अभी पहले अपन ने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा, स्टील केजिंग शाफ्ट इज एनक्लोज्ड टू विच हैमर्स आर अटैच्ड। तो वही यार मैंने बता दिया तुम्हें कि उसके ऊपर हैमर्स भी अटैच हैं। अब when the shaft is rotated by a motor the hammer swing out to radial position। तो वही दिखती बात है यार, जब वो ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो उसके जो आसपास अटैच्ड हैमर्स हैं वो भी इस रेडियल पोजीशन यानी इस वे में बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और वो इस वे में घूमेंगे। तो इसका एक जैसे मैं एनिमेशन यहाँ लगा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो ये दो पॉइंट्स कवर हो गए कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो यही हैं, जैसे ये देखिए
कि ऑन द लोअर पार्ट ऑफ केजिंग अ सीव ऑफ डिज़ायर साइज इज़ फिटेड। ठीक है, तो लोअर साइज ऑफ केजिंग के अंदर है ना एक सीव फिट की जाती है। ठीक है, डिज़ायर साइज़ की सीव, यार देखो छन्नी जैसा कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये तो केजिंग हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे जो डैश 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 है ना, जो अगर पेंसिल से मैंने ऐसे बना रखे हैं, ये है ना सीव है। ठीक है, तो अगर छोटे पार्टिकल्स तो निकल जाएंगे यहाँ से, और जो बड़े होंगे वो उसी में ही रह जाएंगे और एक बार अच्छे से होने के लिए। ठीक है, मतलब एक बार और अच्छे से ऐसा समझ लो कि ब्रेक डाउन करने के लिए वो उसमें ही रह जाएंगे, और बाकी छोटे पार्टिकल्स इधर से निकल के नीचे कलेक्ट हो जाएंगे इस रिसीवर के अंदर। तो ये था, और जैसे अब इसी के अंदर अपन और आगे पढ़ते हैं तो साइज इज़ फिटेड विच कैन बी ईजीली रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। तो यार देखो, इस सीव को तुम है ना रिप्लेस भी कर सकते हो जैसा पार्टिकल साइज़ तुमको चाहिए। ठीक है, अब कोई है तो कोई बड़ा भी लगा सकता है उसके अंदर सीव, और कोई छोटा सीव भी लगा सकता है जिसमें और ज़्यादा रिफाइंड पार्टिकल्स उसे मिले। ठीक है, तो उस वे में तुम चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द हैमर मील आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेज एंड शेप्स एंड आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ड्राई मटेरियल्स, ऑइंटमेंट्स एंड स्लरीज। ठीक है, तो हैमर मील कई वेरियस साइजेज और शेप्स में अवेलेबल है, और ये ड्राई मटेरियल, ऑइंटमेंट और स्लरीज को ग्राइंड करने के काम आता है। उसके बाद जैसे यार ये डायग्राम देख लिया, देखो डायग्राम से मैं तुम्हें इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम में क्या होता है ना, देखो ये होता है हॉपर। ठीक है, ये जो बन रखा है यहाँ पे, इसको हॉपर कहते हैं। इस हॉपर के अंदर अपन फीड मास डालते हैं। फीड मास यानी कि बड़े बड़े जो लम्ब्स होते हैं या फिर बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें अपन डालते हैं। फिर वो पार्टिकल यहाँ से ट्रैवल करते हैं और इस तरफ की तरफ, मतलब ये हैमर्स की तरफ को मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हैमर बहुत तेज़ी से रोटेट हो रहा होता है, तो जैसे ही वो इसके अंदर जाते हैं तो हैमर से टकराते हैं। इम्पैक्ट जो है वो प्रिंसिपल पे काम होता है और वो बड़े पार्टिकल्स छोटे में ब्रेक डाउन होते हैं। वो तब तक यहाँ रहते हैं जब तक वो इस सीव से निकल नहीं जाएँ। ठीक है, मतलब सीव से निकलने लायक ना हो जाएँ। सीव का अगर जितना और यहाँ पे डायामीटर है या फिर जितना ये खुला हुआ है, ओपन स्पेस है, जब तक वो उतने नहीं हो जाएंगे तब तक वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, और हर हैमर आके उसके ऊपर इम्पैक्ट करता रहेगा। और वो जब इस साइज़ जितने हो जाएंगे तो वो यहाँ से निकल के नीचे आ जाएंगे यहाँ पे रिसीवर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से निकल के रिसीवर में आ जाएंगे, और ये तब तक नहीं आएंगे जब तक ये इतने साइज़ के नहीं हो जाते, और हैमर इनको तब तक इम्पैक्टफुली इनके ऊपर हिट करता रहेगा। शाफ्ट, ये स्टेशनरी शाफ्ट होता है। मोटर इसके अंदर लगी हुई होती है एक रोटर के अंदर, और ये माइनिंग चेम्बर है। हैमर्स हैं, मैंने मतलब बहुत अच्छे से इसकी लेबलिंग भी कर दी है। एंड तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि अब इसके आगे जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वर्किंग है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, वर्किंग मैंने जो तुम्हें अभी समझाया पूरा उस डायग्राम से रिलेटेड, अगर तुम्हें वो दिमाग में है तो तुम वर्किंग खुद अपने टर्म्स में या अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वर्किंग टोटली वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें समझाई है। फिर भी आओ एक बार पढ़ लेते हैं अपन। द हैमर आर अलाउड टू बी इन कंटिन्यूस मोशन, मतलब बार बार वो घूमते रहेंगे 8000 से 15000 RPM के बीच में। ठीक है, फिर द फीड मटेरियल इज़ प्लेस्ड इनटू द हॉपर। मैंने जैसे बताया था, उस साइड में एक हॉपर लगा हुआ था, उसके अंदर फीड मटेरियल को डाला जाता है। विच फ्लोज वर्टिकली डाउन, पहले वो नीचे आता है, देन हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स शाफ्ट, फिर वो हॉरिजॉन्टली शाफ्ट की तरफ जाता है जहाँ पे हैमर्स लगे हुए हैं। तो वो डायग्राम एक बार चेकआउट कर लेना तुम। फिर दीज रोटेटिंग हैमर बीट द मटीरियल टू यील्ड स्मॉल पार्टिकल्स। तो मतलब जो हैमर है ये रोटेट करके बीट करते हैं मटेरियल को, बार बार उनको एज एन इम्पैक्ट देते हैं ताकि वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएं। नेक्स्ट है देन दीज पार्टिकल पासेस थ्रू द स्क्रीन और सीव। देखो सीव को ही अपन स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, एंड देन कलेक्टेड बाय द रिसीवर, जो नीचे रिसीवर लगा हुआ था उससे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये यार ओवरऑल वर्किंग यही थी इसकी। तो अगर तुम्हें उस डायग्राम से ही समझ आ गए तो ये तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट है इसका यूजेस। तो यूजेस में यही है कि इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ग्रेड्स यानी कि यार देखो, जो नीचे तुमने सीव लगाई थी वो सीव तुम कोई भी साइज़ की लगा सकते हो। ठीक है, तो एक बड़े पाउडर साइज़, मतलब जो पाउडर है जिसके अंदर पार्टिकल्स का एक बड़ा साइज़ और एक बहुत छोटा साइज़, उसके बीच में कई तरीके के साइजेज़ अपन इस हैमर मील के थ्रू कर सकते हैं, उस सीव को लगा के या उस सीव को चेंज करके अकॉर्डिंग टू द साइज़। ठीक है, तो इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर। यूज़फुल फॉर ग्रैन्युलेशन ऑफ डैम्प मास, मतलब बड़े बड़े मास होते हैं उसकी ग्रैन्युलेशन में काम आता है। पाउडरिंग ऑफ बाग्स, लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा, तो कुछ भी इसमें डाल दो उसका पाउडर बना के दे देगा ये।
तो ये होगा इसके यूजेस। अब अपन इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो यार चलिए इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो ये जो इसका एडवांटेज है वो है रैपिड इन एक्शन होता है एंड कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, यानी कि इसका जो एक्शन है वो बहुत फास्ट होता है और ग्राइंड कर सकता है ये कोई भी अलग अलग तरीके के मटीरियल्स को। दे आर ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, यानी कि इसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है और काफ़ी ईजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, ठीक है, ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज है द स्क्रीन्स और सीव्स में गेट क्लॉग्ड ईजीली, ठीक है। तो स्क्रीन और सीव जो है उसके अंदर कई पार्टिकल्स फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्क्रीन या सीव है वो क्लॉग्ड हो जाती है, ठीक है, वो बंद हो जाती है, उसके अंदर कई पार्टिकल जाके फंस जाते हैं या कई बड़े पार्टिकल फंस जाते हैं, जिस वजह से क्या है ना उसके ऊपर इकट्ठा होता रहता है पाउडर। तो इसलिए एक ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। हीट बिल्डिंग इज़ मोर। अब देखो हैमर जो है ना वो बहुत तेज़ रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यार कोई इतनी स्पीड से अगर रोटेट करेगा तो जल्दी हीट डेवलप करेगा अपनी मशीन के अंदर या वो मोटर के अंदर, तो देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज़ पॉसिबल। तो देखो इसके अंदर कुछ हीट लबाइल होते हैं, जो थर्मोलबाइल जो तुमने पढ़ा होगा अपने पिछले सेमेस्टर के अंदर, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो थर्मोलबाइल होते हैं। तो यार देखो अगर ये हीट करेगा या मशीन हीट करेगी तो जो ऐसे पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे उसके अंदर ही। वो सीव से तो कब नीचे आएंगे रिसीवर के पास, बट वो उधर ही ख़त्म हो जाएंगे या उधर ही उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट है इट कैनॉट बी एम्प्लॉयड टू स्टिकी फाइब्रस मटीरियल्स। तो देखो स्टिकी और फाइब्रस मटीरियल्स को अपन इस मशीन में नहीं डाल सकते क्योंकि वो फिर वो स्टिकी है तो देखो यार चिपक ही जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि वो हैमर पर ही चिपक गया तो अब वो बीट करने के लिए हैमर को रखा था, हैमर को चिपका के बैठा है मटीरियल को, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यार देखो ओवरऑल हैमर मिल के अंदर है ना तुम्हें लिखना कैसे है वो मैंने तुम्हें समझाया है। जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें इंट्रो दिया था कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और वो एक दो लाइंस, उसके बाद तुम्हें हैमर मील स्टार्ट करनी है। हैमर मील का एक छोटी सी डेफिनेशन, फिर उसका प्रिंसिपल, फिर उसका कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम के बाद वर्किंग के बाद यूजेस के बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 10 नंबर में अगर तुम इतना लिख के आ गए तो देखो कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। अब देखो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है बाकी तो कि उसको क्या चाहिए और उसको कितने पेजेस चाहिए या क्या उसका माइंडसेट है। बट देखो अगर तुम ये सब भी लिख के आ गए ना तो 10 में से 8 या 9 भी मैं टीचर के हिसाब से कह रहा हूँ, नहीं तो ये तो 10 आउट ऑफ 10 वाला पूरा मैंने नोट्स तुम्हें तैयार करके दे दिए हैं एंड समझा भी दिया है। तो यार ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन बॉल मील डिस्कस करेंगे एंड हैमर मील इतना ही था। तो अगर समझ आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय।